दोस्तों मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ जो दोस्तों अभी एग्ज़ाम कल होने वाले हैं दोस्तों उनके बारे में हम लोग जो ताबड़तोड़ कर लेते हैं रिवीजन। दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर मैथ का करेंगे राम नाम सत्य। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखिए और देख करके एग्ज़ाम देने जाइए ताबड़तोड़ में। दोस्तों आज का वीडियो डीएलएड के नाम होगा, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। दोस्तों आप लोगों के सिलेबस में पहला है 3 अंकों की संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करना, ठीक है। इस पर दोस्तों हम सवाल नहीं बताएंगे, सिर्फ एक सवाल जो है आप लोगों को हिंट दे रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिंट देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा गया 36, 24, 40 का लसा निकालिए। आप लोग दोस्तों इसको निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी ताबड़तोड़ दोस्तों बता दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 36, यहाँ पे होगा 24, यहाँ पे होगा दोस्तों 40 होगा, ठीक है। पहले हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलिए कितना होगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 20 होगा, ठीक। और हम लोग फिर यहाँ पे जब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 9 18, ठीक है। 2 6 के 12 और वो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से फिर कटेगा ये 6 और 10, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ये 9 को जो है यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 2 से काम खत्म हो गया। अब देखिए 3 से कटेगा ना, ये कटेगा और ये कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर फिर 3 से कटने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 और लास्ट में 5 बचा, तो क्या करेगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। आप लोगों को पता है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बस केवल थोड़ा सा हिंट दे करके हम आगे ही बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर इसको लिख दोगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिख करके आप इसको गुणा कर लीजिएगा, लग जाएगा ताबड़तोड़ में, ठीक है। आइए थोड़ा सा गुणा कर ही लेते हैं। देखिए 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 3 के 24, 24 यहाँ बोले कितना होगा, बोलिए, हो जाएगा 72, ठीक है। और 72 5 कितना होगा, इसका गुणा कर लीजिएगा और आपका हो जाएगा ताबड़तोड़ में आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 360, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 360, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं, मुझे मालूम है। आइए बढ़ते हैं मसा पर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया मसा के बारे में 24, 40 और 64 का मसा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीका होता है, एक आप जो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो और एक भाग विधि से होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का डिवाइड करेंगे 40 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए जब 24 को यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए, जवाब हो जाएगा 16 होगा, ठीक है। अब देखिए 24 ने 40 को काटा लेकिन पूरी तरह से नहीं काट पाया, तो यहाँ पे बच गया 16। अब देखिए इसका लड़का जो 16 जो है उसको काटेगा, क्योंकि इसने जो है इसके डैडी को परेशान किया था। अब क्या करेगा, 16 जाएगा 24 को काटने, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए जब 16 जब काटेगा तो पूरी तरह से ये भी नहीं काट पाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बार जाएगा, तो हो जाएगा, देखिए बोलिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। जब 24 में 16 जब घटेगा तो क्या आएगा बाबू, 8 आएगा। अब 8 का डिवाइड करेंगे 16 में, तो यहाँ पे हो जाएगा, बोलिए, जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना के 16, ठीक है। मतलब जो है 8 जो है क्या किया, काट दिया। अब 8 देखिए इस टाइम क्या है, सिकंदर है। अब यह 8 जो है जाएगा काटने किसको, बोलिए, 64 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 जब काटेगा दोस्तों 64 को, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जाएगा 8 बार। तब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे विजेता कौन हुआ, 8 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मसा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि मान लीजिए आप लोगों को यही प्रश्न जो है कह दिया कि नहीं गुणनखंड विधि से लगाइए, तो क्या करेंगे आप लोग, उसका जो है बारी बारी से खंड करेंगे और देखेंगे कि कॉमन कितना मिल रहा है, ठीक है। और उस कॉमन को आप जो लिख लोगे, ठीक है, गुणा कर दोगे बाद में। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लसा मसा भी खत्म हुआ। अब आइए बढ़ते हैं जो है अगले लेसन पर, ठीक है। देखिए अगला लेसन ये है कि व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना, गुणा भाग एवं संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण, ठीक है। आप लोग इसमें नॉर्मल सवाल जो लगा लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत सवाल इसमें है जो बोर्ड मास पे है, ठीक है। इसको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी बोर्ड मास लिखा है, आप लोग पढ़े भी हो। देखिए दोस्तों आपको फिर से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है भी, तो भी का मतलब होता है वाइन कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर जो लिखा होगा, जो रेखा जो बनी होगी, पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर जो ब्रैकेट जो होगा, ब्रैकेट में देखो 3 टाइप होता है, एक स्मॉल होता है, एक मंझला होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर छोटे ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लोग जो है छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ इसमें जो भी मटेरियल होगा अंदर, ठीक है, तो छोटे वाले को पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले वाले को सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को हटाएंगे, ठीक है, बड़े कोष्ठक को। अब देखिए यहाँ पर बच्चा जानता है कि डी माने क्या हो गया, डिवीजन करना है, ठीक है, भाग देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तब जोड़ेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है, हम लोगों को यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रुकिए यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि मझला कोष्ठक है और एक बड़ा कोष्ठक है, ठीक है, और यहाँ पर भाग का चिन्ह नहीं है और ना ही गुणा का चिन्ह है और ना ही ये लाइन है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, पहले मझले वाले को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 कितना होगा भाई, 5 होगा, और एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सुनिए जुबानी, देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 4 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बड़े कोष्ठक को हटाना है, तो ये तो बच्चा लगा लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो लगा लिए। अब देखिए इस सवाल को आप लोग ध्यान से लगाइएगा, क्यों, क्योंकि ये सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बराबर का साइन दे देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले ये लाइन वाला है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाइन वाला है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, ठीक है। तो क्या करोगे मेरे भाई, आप लोग इसको लगाते हुए आगे बढ़ते जाइए, खुद ही आपको रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक है, यहाँ पे हो जाएगा 121, ठीक है। अब देखिए भाग का चिन्ह है, लेकिन भाग वाले को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, लेकिन पहले क्या अंदर है 11 × 11, तो क्या हो जाएगा 121, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 121 हो गया, ठीक। अब देखिए माइनस साइन कर दिए। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे लिखा है -4, ठीक है। तो ये -4 जो है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, रुकिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और मझले कोष्ठक में क्या लिखेंगे, देखिए 3 हो गया, और इसका मान क्या होगा बोलिए, जवाब हो जाएगा 8 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा -7, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या किए, लाइन वाले को भी सॉल्व कर दिए, और जो ब्रैकेट में जो था छोटे वाला ब्रैकेट उसको भी हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 112, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए मझले वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका मन तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 121, ठीक है, भाग 121, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और इसका मान आएगा -4 आएगा, ठीक है। और यह -4 जब इस माइनस से जब टकराएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करें हम लोग, यहाँ पे हमने देखा भाग का चिन्ह है, तो इसका जब इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलिए, 1 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 112 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 112 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। अब 112 में 9 को दोस्तों घटाइए, देखिए कितना आता है बोलिए, जवाब हो जाएगा 103, ठीक है। यह आपका हो गया ताबड़तोड़ में आंसर, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी सही है, आप लोग इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर लगाइएगा। करना कुछ नहीं है, देखिए जब भी सवाल आएगा तो आप लोग इसको विधिवत धीरे धीरे करके लगाइए, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि आप लोगों का बेस कमज़ोर होगा तो आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको आ रहा होगा तो ताबड़तोड़ लगाइए। दोस्तों लगभग में यह अभ्यास आपका ख़त्म हो चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अगले अभ्यास में बढ़ने से पहले यह 2 सवाल जो है आपके पेपर में आया हुआ है, इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक काम को 30 मजदूर, अच्छा मतलब 30 मजदूर हैं, 16 दिन में काम करते हैं। तो बोला कि बताइए 12 मजदूर जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, बताइए। देखिए यहाँ पे 30 जब लोग थे तो 16 दिन लगा है। ओ इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 मजदूर जब लगेंगे तो दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में लगाइएगा, ताबड़तोड़। देखिए यहाँ पे लिखिएगा वर्कर, ठीक है, वर्कर इंटू डेज, ठीक है, दिन लिखिएगा, इक्वल टू में लिखिएगा वर्कर इंटू डे, ठीक है, इंटू यहाँ पे डे लिखिएगा। अब देखिए ये वर्कर कितने हैं, 30 हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा वर्कर कितने हैं तो बताइए, जवाब हो जाएगा 12,
और यहाँ पर देखिए दिन कितना है पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा D1, ठीक है, या D2 कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जवाब आप लोग जो है अपने आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 × 16/12 इक्वल टू हो जाएगा D2, ठीक है। इतने दिन कार्य लगेंगे, ठीक है ना, आप लोग इसको लगा लोगे। अब देखिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 121 क्या रूट में है, ये भी रूट में, सब रूट में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको तो बच्चा लगा लेगा। यहाँ पर 121 जो है 11 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 64 किसका वर्गमूल होता है बोलिए, जवाब हो जाएगा 8 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 नहीं दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ है। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है। देखिए 4 है ना, तो हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन लगाइएगा पॉइंट, ठीक है। तब यहाँ पे आप लोग बोलोगे 0.2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, देखिए 16 है लेकिन यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे 0.16, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 है ना, तो हम लोग 4 ही लिखेंगे, लेकिन एक पॉइंट लगा देंगे, तो जवाब हो जाएगा 0.4, ठीक है। अब इसके बाद इसको जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -0.2 और ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे मेरे भाई, तो जवाब में आएगा 19.4, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -0.2। अब इसको आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 19.4, ठीक है। जब 19.4 में 0.2 जब घटेगा तो ये यहाँ से घटेगा, तो जवाब में हो जाएगा 19.2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 19.2। ये आपका हो गया ताबड़तोड़ में आंसर, ठीक है। आप लोग इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आपके आया हुआ है। ऐसे ही सवाल आएंगे तो आप इसको लगा लीजिएगा। बस वहाँ पे क्या करेगा, अंक का मान बदल देगा, लेकिन टाइप वही रहेगा। अब देखिए कैसे पेपर में आता है आपके पेपर में कल। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला चैप्टर है प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक तथा दोस्तों परमेय संख्याओं की अवधारणा, ठीक है। इसमें आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट ले लीजिए। प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो हम लोग गिनती करते हैं, ठीक है, मतलब गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो होती है दोस्तों, क्या कहलाएगी बताइए, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे दोस्तों 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये कहलाएंगी दोस्तों प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब देखिए इसको जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे हम लोग n से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 से लेकर के डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बोलिए, तो क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या के बारे में जब आपको लिखना होगा तो क्या बोलिएगा, जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं, मतलब ले लेते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान देखिए वही रहेगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, 0, और इसको हम लोग कहेंगे W, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब आइए समझते हैं पूर्णांक के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे i = डॉट 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 -3 -2 -1 और 0 को भी शामिल कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे +1 +2 से लेकर के डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पूर्णांक जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको i पॉजिटिव लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जब हम लोग इसको निगेटिव में लिखेंगे i माइनस को, तब यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप लोगों को ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बोलिए, तो क्या बोलेंगे, 0 होती है, ठीक है। ये सब बात आप लोग जानते होंगे। आप लोगों का यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन हो गया, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत और कुछ बातें होंगी तो आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा, लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या का मतलब हो गया P/Q, ठीक है, अंश अपान हर बोलते हैं, लेकिन इसमें जो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आपको बता दें, अभी हमको जो शुरू से लेकर के लास्ट तक जाना है और कम से कम टाइम में आपको दिखाना है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला लेसन है लेसन 4, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। थोड़ा सा दोस्तों हिंट ले लीजिए मेरे द्वारा। देखिए, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला है 4 + 5 = कितना, 9 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपना जो है कर लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी करना होगा दोस्तों कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कर रहा है कि 4, ठीक है, तो आप क्या करोगे 0 से 4 तक जाइएगा, ठीक। अब उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें 5 को और जोड़ना है, तो क्या करेंगे यहाँ से 5 तक जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखा देंगे कि ये क्या हो गया, ठीक है, 4 + 5 = 9, ठीक है, ये आप एरो दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 0 + 5 = कितना, 5 है ना, तो क्या करोगे 0 से 5 तक ले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ से 0 से 5 तक उठाइएगा यहाँ तक और बोलिएगा कि 0 + 5 = 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 + 3 + 4 = 9 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसी संख्या बना देंगे, ठीक है। एक बार 0 से कहाँ ले जाएंगे 2 तक ले जाएंगे, फिर देखिए 3 है ना, तो 3 कॉलम आगे भाग जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद जो 4 तक जाएंगे 1 2 3 4 जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में यहाँ से उठाएंगे दोस्तों और यहाँ तक चले जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरो को भूलिएगा मत, ठीक है, और ये चीज़, ठीक। और यहाँ पे लिखिएगा 2 + 3 + 4 = 9। इतना बात आप लोग जानते भी हो, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, बताइए क्या होगी, छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, बोलिए, जवाब हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइए, यदि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिए क्या बोलोगे, आप बोलोगे वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिसमें Q का मान क्या होता है 0 न हो। यहाँ पे आप लिखोगे Q = 0, ठीक है, ऐसे कर लोगे आपका ताबड़तोड़ में हो जाएगा, ठीक है। कोई एग्जांपल दे दीजिएगा 2/3 5/6 जो भी होगा दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, जब प्राकृतिक संख्याएं मतलब दोस्तों 1 से लेकर के कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, में यदि हम शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाएंगी, बोलिए पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक है। ताबड़तोड़ में दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए और इसका रिविजन करते रहिए, ठीक है। अब देखिए अगला लेसन है, बोल रहा है कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं और इसका प्रतिलोम, ठीक है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला नियम है संवरक नियम, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, दो धन पूर्णांकों का योग, ठीक है, दो धन पूर्णांकों का योगफल जो होगा सदैव एक धन पूर्णांक होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे मान लीजिए a और b जो है धन पूर्णांक है, ठीक है, या दोस्तों प्राकृतिक संख्या है जिसे हम लोग दोस्तों n से व्यक्त कर दिए, तब कह रहा है कि a + b का जो मान जो आएगा वह भी एक धन पूर्णांक होगा। कोई आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा अपने मन से, 3 + 5 = क्या होगा 8 होगा, ये भी धन है, ये भी धन है दोस्तों, धन पूर्णांक है ना, तो क्या आया आंसर में धन पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का b है, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल भी क्या आएगा, धन पूर्णांक ही दोस्तों आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बात लिखिएगा कि यदि a और b जो है धन पूर्णांक हो, ठीक है, तब उनका गुणनफल भी क्या आएगा, धन पूर्णांक ही आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4 × 5 तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे बोलिएगा कि a भी धन पूर्णांक है, b भी धन पूर्णांक है, जब इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो इसका भी मान क्या आएगा, धन पूर्णांक आ रहा है, ठीक है। ये आपका हुआ संवरक नियम। आशा करते हैं आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों अगला है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। आप लोग जानते हो इसमें लिखिएगा a + b = क्या होगा, b + a होगा, ठीक है। जब दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे और उनका क्रम यदि बदल कर भी जोड़ेंगे तो उनका मान क्या होगा, आपस में बराबर आएगा, ठीक है। आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए आप बोलिएगा a + b = क्या होगा, b + a होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल करके लिख लीजिएगा। आप लोग पढ़े हो, एग्जाम्पल दे दीजिएगा यहाँ पर कि 3 + 5 = क्या होगा, 5 + 3, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इतना बात जो है लिख लीजिएगा, आपके पेपर में 1 या 2 नंबर का आता है ना, आप लोगों का जवाब सही होगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके पेपर में साहचर्य नियम यदि पूछेगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा a+, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा b + c। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर a और b को साथ में लीजिए, c को बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा साहचर्य नियम योग का, ठीक है। आप लोग इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल देना भूलिएगा मत, ठीक है। यहाँ पे बोलिएगा, जैसे एग्जाम्पल में बोलिएगा a = 3 है, b = 5 है और c = क्या बोले बताइए 6 बोल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है मान भर के
आप लोग प्रूफ भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का 1 नंबर का होगा तो कोई बात नहीं, 2 नंबर का होगा तो आप लोग प्रूफ भी कर दीजिएगा। आप लोगों का गलत नहीं होगा, ताबड़तोड़ में जवाब मिलेगा और आंसर भी आएगा और आप लोगों को नंबर भी पूरा मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को ये हो रहा होगा कि हम लोग इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आप लोग ए बी सी का मान धीरे धीरे यहाँ पे भरिएगा। जब भरेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 6 5 11 3 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी मान भरिएगा, वो भी कितना आएगा 14 आएगा। दोनों को बोलिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः साचर नियम क्या है, सही है। ठीक है, अब आप लोग देखिए योग का साचर नियम हो गया। अब यदि मान लीजिए पूछ दिया कि गुणन का साचर नियम क्या होगा। अच्छा एक बात और, यदि सिर्फ साचर नियम पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, योग वाला भी दिखाइएगा और इसको भी दिखाइएगा। ठीक है, ताबड़तोड़ में जब आप लोगों को ये पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए साचर नियम क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि 2 नियम होता है इसके, एक योग का होता है और एक होता है गुणन का होता है। ठीक है, योग वाला आप लोग समझ गए। जब पूछेगा कि गुणन का बताइए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा ए बी सी, माना क्या है धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ए इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा बी क्रॉस सी, मतलब बी इंटू सी करिएगा। और यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, अब ए और बी को एक तरफ लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट में, और सी को बाहर कर दीजिए, तब ये कहलाएगा गुणन का साचर नियम। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यदि होता योग का साचर नियम तो हम लोग क्या करते बताइए, यहाँ पे लिखते ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी करते। ठीक है, अब क्या करोगे, ए और बी को साथ में लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी लिख दिए। ठीक है, सी को बाहर कर दिए। एग्जाम्पल देना आपका काम है, एग्जाम्पल में आप कोई भी मान भर करके आप जो है एग्जामिनर को दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्र भाई बंधु, यदि आप लोगों को दिया होगा कि वितरण नियम क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि चलिए मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, क्या हो, धन पूर्णांक हो, तो आप लिखिएगा यहाँ पर ए इंटू, ठीक है, ब्रैकेट में क्या करोगे बी प्लस सी कर दिए। जैसे आप लोगों को हम बार बार बोले हैं कि जैसे मान लीजिए ये हैं, ठीक है, राम बाबू, ठीक है, ठीक, जब ये जाएंगे किसी के घर पर मिलने किसी से, तो क्या होगा, ये दोनों लोगों के पास जाएंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए बीच में प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू सी। ठीक है, ये आपका हो गया वितरण नियम। ठीक है, आप इसको ताबड़तोड़ में लिख लीजिएगा। आप लोग पढ़े हो, समझदार हो, मुझे सब कुछ मालूम है। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल देना भूलिएगा मत। ठीक है, आप ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4 या जो भी मन में आए वो भर करके इसको दिखा दीजिएगा। ठीक है, यदि 1 नंबर का है तो कोई बात नहीं, यदि 2 नंबर का होगा तो जरूर भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में सवाल आ सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे पूर्णांकों का ऐसा युग्म, ठीक है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका योग शून्य होता है, ठीक है, वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मेरे भाई, योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे या योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हो गया ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा ए प्लस ब्रैकेट में क्या है, माइनस ए है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0 होगा ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके पेपर में बोल दिया 3 का, ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, -3। ठीक, अब यदि मान लीजिए पूछ दिया कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तब आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे +3। ठीक है, मतलब किसी प्रकार से जोड़ के उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए a प्लस बी, ध्यान दीजिए a प्लस बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बोलिए। तो आप लोग बोलेंगे माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि जब उसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम और केवल एक ही होता है। ठीक है, किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, -3 बोलोगे ना, तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, 4 5 नहीं होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो उसके आगे लगा दीजिएगा माइनस। ठीक है, पहले से माइनस में लगा हुआ है तो आगे माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों से पूछ दिया कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो हम यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया उसका इनवर्स। ठीक है, जैसे हम कह दिए कि इनका, ठीक है, ये जो हैं, ठीक है, जो ननकू जी हैं, इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इनका पैर जो है ऊपर कर दीजिएगा और इनको लटका दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपके सवाल में दिया हुआ है कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, बोलो। जवाब हो जाएगा 3/2। उनको क्या करेंगे, पलट देंगे। इतना बात ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना होता है, उल्टा करना होता है, जबकि योज्य प्रतिलोम में क्या करना होता है, माइनस चिन्ह लगाना होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ भी देखिए अगला चैप्टर है समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा मेरे द्वारा हिंट ले लीजिए। देखिए समीकरण क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एक ऐसा संबंध, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो। ठीक है भैया, हम अज्ञात राशि को ही नहीं ज्ञात करते हैं, एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद और सुनिए, प्रत्येक समीकरण अज्ञात राशि के मान से क्या होता है, संतुष्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी समीकरण को हल किया, ठीक है, उसका मान 2 आया, यक्स का मान 2 आ गया। अब आप लोग करोगे क्या, यक्स का जो मान आया है 2 उसमें समीकरण में भरेंगे। ठीक है, और वह समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, और समीकरण में कितने पक्ष होते हैं बताइए, 2 पक्ष होते हैं। और समीकरण के कितने प्रकार होते हैं आप लोग जानते हो, ध्यान दीजिएगा। एक होता है रेखीय समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं सरल समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण बोलते हैं। फिर से बोलिए, रेखीय समीकरण, या चलिए समीकरण के प्रकार में फिर से बोलिए। पहला क्या है, रेखीय समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल समीकरण बोलते हैं। नंबर 2 क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण बोलते हैं। फिर थर्ड क्या है, त्रिघात समीकरण, मतलब जिसमें 3 घात होता है। ठीक है, पहले वाले में क्या होगा, 1 घात होगा। ठीक है, मतलब रेखीय वाले में। दूसरे वाले में क्या होगा, जिसमें यक्स का कितना घात हो, मैक्सिमम 2 घात होता है। ठीक है, त्रिघात समीकरण में क्या होगा, चर के घात का जो मान होगा मैक्सिमम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आता है बहुपदी समीकरण। तो बहुपदी समीकरण में क्या होता है, यक्स का जो घात का जो मान होगा कितना होगा, n होगा, मतलब 3 से अधिक होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, बहुपदी समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आप बताइए ये क्या है। देखिए यक्स का कितना घात है, 1 है ना, तो क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5x + 2 है इक्वल टू कितना, 7 है। देखिए 2 पक्ष है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वर पक्ष, कन्या पक्ष। ठीक है, वर पक्ष में क्या है, ज़्यादा हैं, और कन्या पक्ष में कितने लोग हैं, कम हैं। लेकिन आप लोग वर पक्ष कन्या पक्ष मत लिखिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही मजाकी हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, यह एक रेखीय समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 घात है ना, मैक्सिमम घात, यहाँ देखिए 2 घात है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें भी देखिए कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। ठीक है, हमने आपको शुरू में कहा था ना कि इसमें जो है समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना घात है, 3 घात है ना, तो क्या कहलाएगा, त्रिघातीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है सर्वसमीका। ठीक है, जब चर राशि में एक ऐसा संबंध हो, ठीक है, जिसके दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वसमीका संबंध कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। और एक बात और, आप लोगों को एग्जाम्पल जब लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना सूत्र आपने याद किया है वह सब क्या है, सर्वसमीका संबंध है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए, a² + b² + 2ab। ध्यान दीजिए, a² + b² + 2ab। अच्छा, अब बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए, a² + b² - 2ab। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है a² - b², तो क्या बोलोगे, 1 ब्रैकेट में a + b, 1 ब्रैकेट में क्या बोलोगे, a - b। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a + b का होल क्यूब, तो क्या बोलोगे, a³ + b³। फिर से बोलिए, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए a - b का होल क्यूब क्या होगा, तो क्या बोलोगे, a³ - b³। ध्यान दीजिए, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में 1 - b। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यदि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि चलिए बताइए a³ + b³ का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, 1 ब्रैकेट में बोलेंगे a + b हो गया, और दूसरे वाले में बोलेंगे a² + b² - ab। ध्यान दीजिए, a² + b² - ab। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, -ab होता है, और लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, जब आप लोगों से पूछेगा a³ - b³ क्या होता है, तब आप लोग बोलोगे 1 ब्रैकेट में a - b। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस बोलोगे, प्लस ए बी होता है। ठीक है, जिनको फार्मूला याद है वह सवाल ताबड़तोड़ लगा लेंगे, लेकिन जिनका बेस कमज़ोर होगा वह आराम से सूत्र के हिसाब से धीरे धीरे मान भरेंगे और हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि निम्न में, ठीक है, इन दोनों को छांटना है कि कौन समीकरण है और कौन सरसमीका है। ठीक है, तो ये पेपर में आपके आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यदि दोनों बराबर आ गए तो हम लोग बोलेंगे कि यह सरसमीका है। देखिए यहाँ पर इसको हल कीजिए, यहाँ पर बस केवल हिंट लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक, और ये हो जाएगा +2। यहाँ देखिए 2x + 2, ओ ये तो क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, यह एक सर्वसमीका है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको जो है आप थोड़ा बहुत सॉल्व कीजिएगा। यदि दोनों बराबर आ गए तो आप बोलिएगा कि यह सर्वसमीका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब यह सर्वसमीका है तो ये क्या है, देखिए दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे, यह क्या है, समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष यहाँ पर भी है, एक पक्ष यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों जो है बराबर नहीं हैं, इसलिए क्या होगा, यह समीकरण होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ मान निकल के चला आएगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ मान नहीं आएगा, क्योंकि राम नाम सत्य हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर है ना, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। बस इतना कर सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह क्या है, सर्वसमीका है, और यह क्या है, समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यह बराबर नहीं है, इसको हल करने पे कुछ मान आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसको इधर लाइए, -x हो जाएगा, इसको उधर भेजिए, यह हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x = 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हमको नहीं लगाना है, ये चीज़ हमको जो है नहीं लगाना है मेरे भाई, लेकिन बस यहाँ पे ये पूछा है कि कौन समीकरण है, कौन सर्वसमीका है। फिर से बोल रहे हैं, जिनका बेस कमज़ोर है वो ध्यान से मेरी बात सुने। जब दोनों पक्ष बराबर होगा तो क्या बोलोगे, बोलो, हम लोग बोलेंगे सर्वसमीका। जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए, समीकरण बोलेंगे। और उसके दो पक्ष होते हैं, उसमें अज्ञात राशि का मान निकालना होता है, और वह अज्ञात राशि का मान जब उसी समीकरण में जब भरेंगे तो वह क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिया नहीं इसमें है, ध्यान दीजिए, इसमें दिया है एक कक्षा में इतने बालक हैं। ठीक है, और इतनी बालिकाएं हैं, कुछ मान दिया हुआ है XY में। ठीक है, तो कह रहा है कि कक्षा में बालकों की संख्या, ठीक है, बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बालकों की जो संख्या होगी अधिक होगी। ठीक है, और बालिकाओं की संख्या क्या है, कम है, तब ना पूछा है कि बालकों की संख्या कितना अधिक है बालिकाओं से ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बालकों की जो संख्या होगी उसमें घटा देंगे किसको, बोलिए, बालिकाओं की संख्या को, तो जो मान आएगा क्या हो जाएगा, इतना मान क्या है, अधिक है। ठीक है, आप लोग लगा लोगे, लेकिन आप लोग चिन्ह का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह भी आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले लेसन पर। लेसन 7 है रेखीय समीकरण, एक चर वाला दिया है। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रेखीय समीकरण में आप लोग सवाल को लगा लोगे, हम लगाएंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, रेखीय समीकरण में कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब इधर प्लस होगा, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब इधर माइनस रहेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को पता है। ठीक है, और जब इधर गुणा होगा तो उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब इधर भाग होगा तो क्या हो जाएगा, उधर गुणा हो जाएगा। आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा सा आइए एक दो सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे x का मान क्या होगा मेरे भाई, बोलिए, x का मान हो जाएगा, ये प्लस है ना, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2। ठीक है, कितना होगा, बोलो, जवाब हो जाएगा 5। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन जब पेपर में बोल देगा उत्तर की जाँच कीजिए, तो क्या करेंगे, इसी x का मान इसमें भर दीजिए। यदि बराबर आ गया 7 तो कहेंगे हमारा उत्तर क्या है, सही है, मतलब उत्तर की जांच हो गई। तब देखिए यहाँ पे लिखिएगा उत्तर की जांच। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 = 7, मतलब 7 = 7। और तब हम कह सकते हैं कि ज्ञात जो मान अभी आया है ताज़ा ताज़ा, वो क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बोला है
किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है तो वह संख्या बताइए। तो आप लोग डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्या बोलेंगे? माना संख्या क्या है? यक्स है। और यक्स में क्या करेंगे? दिया हुआ है 8 जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे यक्स प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा? बोलो 10 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग तो मुस्कुराते हुए इसको लगा लोगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। तब वही बात करोगे, यक्स मान लोगे, ठीक है। इसमें क्या जोड़ोगे बताओ? दिया हुआ है 6 जोड़ने पर, ठीक है। ये जब 6 जब जोड़ोगे तो क्या होगा? 20 होगा। उसके बाद इसका मान इधर भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस में। यक्स का मान क्या होगा? बोलो जवाब हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? बोलो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है आप लोगों के लिए। देखिए दिया है 2 संख्याओं का योग 24 है। ओ 2 संख्याओं का योग कितना है? 24 है, ठीक है। आगे बढ़िए। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। क्या बोले हैं? उनमें से जो एक संख्या है दूसरी संख्या की क्या है? दुगुनी है। तब आप मुझे संख्या का मान बताइए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? देखिए यहाँ पे मानोगे, माना पहली संख्या क्या बोलोगे? बोलो यहाँ पे यक्स मानिएगा। और ये बोले हैं साहब कि दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या के दुगुनी है। तो क्या बोलेंगे? सेकेंड संख्या का मान हो जाएगा, बोलो 2x हो जाएगा। इसके बाद तो बच्चा मुस्कुरा के लगा सकता है, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? बोलो दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे लिखोगे x प्लस 2x इक्वल टू, बोलो कितना होगा? बोलो जवाब हो जाएगा 24। जब इसको जोड़ोगे मेरे भाई तो हो जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। ये तो बच्चा जानता है कि देखिए यहाँ पर गुणा आ गया तो क्या हो जाएगा? उधर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 डिवाइड 3 होगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा? बताइए 8 हो जाएगा, ठीक है। जब यक्स का मान मतलब पहली संख्या कितना आ गया? 8 हो गया। आप मुझे ये बताइए दूसरी संख्या क्या होगा? बोलिए उसका दोगुना होगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 16 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, लेकिन पेपर में अच्छे ढंग से लिखिएगा, ठीक है। कि माना पहली संख्या इक्वल टू यक्स और दूसरी संख्या का मान बोलेंगे 2x, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे प्रश्नानुसार और जो मान दिया होगा उसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपके पेपर में आए ही, लेकिन BTC 2016 में आया हुआ है। आपको अंक बदल सकता है, लेकिन तरीका ये रहेगा तो आप लोग मुस्कुरा के जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, ए मीटर लंबे फीते, ठीक है। मतलब कोई फीता है जिसका मान जो है 10 20 नहीं दिया है, ए दिया है, ठीक है। तो बोला है उसको जब हम लोग 5 बराबर भागों में जब बांट देंगे तो उसका मान जो है प्रत्येक भाग की लंबाई यदि 3 हो तब ए का मान क्या होगा? इसको भी आप लोग चुटकियों में लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ए को 5 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है। और उसका मान कितना आ रहा है? बोलिए 3 आ रहा है। तब आप लोग बोलोगे ए का मान हो जाएगा, बोलिए 15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा कितना है? 15 मीटर का फीता है, उसको 5 बराबर भागों में हमने बांटा है और प्रत्येक फीते की लंबाई कितनी है? बोलिए 3 मीटर है, ठीक है। इसी प्रकार 1-2 सवाल और भी हैं, आप लोग इसको अपने तरीके से लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे और कुछ पढ़ाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अगला लेसन है, लेसन 8 है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ, ठीक है। अब जो गुणनफल आएगा, ठीक है। देखिए आप लोग इस चैप्टर में बस केवल सवाल हैं, ठीक है। सवाल में आपको ध्यान देना होगा, गुणा में घात जुड़ता है और भाग में घात क्या होता है? घटता है, लेकिन उसका बेस समान होना चाहिए। थोड़ा सा 1-2 सवाल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इंटू में आ गया 5x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंक का गुणा अंक में कीजिएगा तो बोलिए क्या होगा? 15 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर भी क्या x स्क्वायर है ना, तो गुणा में घात क्या हो जाएगा मेरे भाई? जुड़ जाएगा, हो जाएगा x के पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है y के पावर 2 और यहाँ पर है y के पावर 3, ठीक है। ये भी शुक्ला जी है ना, और ये थे मिश्रा जी। तो क्या हो गए? मिश्रा जी को मिश्रा जी में आपस में गुणा किए तो घात जो है जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर शुक्ला जी हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर 5, ठीक है। ये चीज़ हम आप लोगों को ताबड़तोड़ बताए हैं 10 मिनट के वीडियो में। आप देखोगे प्लेलिस्ट में जा करके तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो है आज आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। यदि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है।
एक ट्रिक आपको हम बता दे रहे हैं, जब भी आपको यक्स प्लस 1/x का मान 2 दिया हो, ठीक है, सिर्फ 2, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 के लिए हम नियम बता रहे हैं, ठीक है। जब यक्स प्लस 1/x का मान 2 दिया हो, तब इसके बाद हमको चाहे कुछ भी पूछ लो, यक्स के पावर n 1/x के पावर n, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहोगे ये क्या लिख दिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि चलिए यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, तो क्या आएगा, मान 2 आएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बोल दिया कि चलिए 3 है और यहाँ पर क्या है, यक्स के पावर 3 है, तो मान क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके पावर में कुछ भी आ जाए, इसका मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह नियम केवल 2 के लिए लागू है, ठीक है। यदि यहाँ पर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ और मान रहेगा, तब यह नियम लागू नहीं होगा। तब आपको लगाना होगा दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है। आप वर्क करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा उसको आप लगाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, अनुपात समानुपात में 9 है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/x, ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर, यहाँ पे बराबर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा x/16, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 16, ठीक है। बच्चे को पता है यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करड़ी बन जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में क्या लिखेंगे, 9 × 16, ठीक है। और यक्स का मान हो जाएगा, देखिए 9 को हम लोग बोल सकते हैं 3 × 3 और इसको लिख सकते हैं 4 × 4। बोलिए क्या मान आएगा, जब जेल के अंदर, ठीक है, जब जेल के अंदर 2 लोग हैं, जमानत होगा तो 1 लोग बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होगा और इसका मान होगा 4 और बच्चे को पता है इसका मान हो जाएगा 12, ठीक है। यक्स का मान क्या आ गया, 12। आप लोग ऐसे सवालों को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे मित्र भाई बंधु, अगला लेसन, इसमें लिखा हुआ है क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, संकल्पना तथा इकाई, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर को वही लगा सकता है जिसको फार्मूला याद हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पेड़ में पानी कहाँ दोगे, नीचे दोगे, जड़ में ना, तो ये जड़ याद है, ठीक है। जिनको जड़ याद है, ठीक है, जिनको जड़ याद है वो सवाल लगा लेगा। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस फार्मूले को ताबड़तोड़ जो है याद करके ही पेपर देने जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी सवाल आएगा आपके पेपर में कोई कठिन सवाल नहीं देगा, जो भी देगा इजी देगा और फार्मूले बेस देगा, ठीक है। तो आइए करते हैं रिवीजन। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, बोलो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज में आधार का मान दिया होगा, ठीक है, और ऊंचाई का भी मान दिया होगा, तो ये तो बच्चा लगा लेगा। कैसे, 1/2 आधार का मान भर देगा और ऊंचाई का मान भर देगा, इसको सॉल्व कर देगा, लग जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है तब भी रोने की बात नहीं है, मेरा फार्मूला वही रहेगा, क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, यस होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, जब सवाल में तीनों भुजाओं का मान दिया होगा, अर्ध परिमाप पूछेगा, तो क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे, 2 का भाग दे दोगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आइए यहाँ पे देखिए, जब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि नहीं पूछेगा, बस इतना दे देगा कि मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं 12, 13, 14, जो भी दिया होगा, ठीक है। अब उसमें आपको निकालना होगा कि क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करोगे, हीरो सूत्र, आप लोग हीरो बन जाइएगा, ठीक है। लिखिएगा यस, ठीक है, रूट में ब्रैकेट में लिखिएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी, और यहाँ पे लिखिएगा यस माइनस सी, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर मान को धीरे धीरे भर करके सॉल्व कीजिएगा, लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आराम से लगाइएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपके पेपर में ये पूछ दे कि चलिए हीरो सूत्र क्या होता है, तो आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। जहाँ यस क्या होता है, a + b + c/2, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बोलिए क्या होता है, बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और सभी कोणों का मान कितना होता है, बोलिए 60 अंश होता है, ठीक है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पर आप भुजा का मान भर लीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और उसको सॉल्व करके मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल का मान किस में होगा,
वर्ग मीटर में होगा, ठीक है, चाहे मीटर स्क्वायर में लिखिएगा, ठीक है। यदि मान दिया होगा सेमी में तो लिखिएगा सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है समद्विबाहु, ओ समबाहु नहीं समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे लिखिएगा 1/2, ठीक है। ए मतलब एक भुजा को लिखिएगा और रूट में लिखिएगा 4b² माइनस a², ठीक है। आप यहाँ पर मान भर करके ताबड़तोड़ लगा लीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, तब 1/2 a², ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, आप लोगों को फार्मूला याद करने में ही आप लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। आप लोग नहीं याद कर पाते हो, बिना याद किए चले जाते हो एग्ज़ाम देने, तब क्या होता है, आप लोगों को सवाल आता है, आ रहा है, लेकिन फार्मूला याद नहीं है। आप लोग जो है अपना नंबर गवा के चले जाते हो घर पर, फिर अपने आप को कोसते हो कि काश हम याद कर लिए होते। लेकिन आप लोग अपने आप को कोसिए मत, इसको ताबड़तोड़ 1-2 बार सुनिए या याद कर लीजिए। याद क्यों नहीं होगा जी, हम लोग हाथ धो के इसके पीछे नहीं पड़े हैं, नहा धो के इसके पीछे पड़ेंगे, आएगा क्यों नहीं, ठीक है। आप लोग ताबड़तोड़ इसको याद कर लीजिए। अब देखिए एक प्रश्न और देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सवाल में भुजा न दिया हो, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में भुजा न दिया हो, ऊंचाई दिया हो और पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तब क्या करोगे। तब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसी में मान भरते हैं। नहीं नहीं, आपको भुजा निकालना है, जबकि ये ऊंचाई दिया है, तो क्या करोगे, ऊंचाई बराबर होता है √3/2। फिर से सुनो, √3/2, √3/2 3-4 बार बोल दिए, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए √3/2 इंटू भुजा, ठीक है। यहाँ पर भुजा का मान मुझे निकालना है, आप लोग इसको पक्षांतर करके भुजा का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद तब जो है उस भुजा का मान यहाँ भरेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर में, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा आप लोग लगा लोगे। यहाँ पर आप लोगों का ताबड़तोड़ रिवीजन हो रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले लेसन पर, ठीक है। अगला लेसन है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें क्या होगा, त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में भुजा का मान नहीं दिया होगा, आपको दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा, आपको दिया होगा त्रिभुज के निर्देशांक, ठीक है। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, एक ऐसा सूत्र आपको बता रहे हैं कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, जब तक आओगे पृथ्वी पर तब तक यम के जायसवाल #1000 ताबड़तोड़ रिवीजन को याद करते रहोगे। अब देखिए यहाँ पर अगला लेसन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन जब निर्देशांक ज्ञात हो, ठीक है, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मेरा मोबाइल नंबर लिखिए 123, ठीक है, 123 231 312, ठीक है, ये हुआ मेरा मोबाइल नंबर। और आगे लगाइएगा कोड 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, x y माइनस वाई, एक बार लिखिए, प्लस x y माइनस वाई, एक बार और लिखिए, x y माइनस वाई, ठीक है। अब उसके बाद मोबाइल नंबर क्या है, 123, ठीक है, 123 231, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 312, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोलेंगे 123 231 312, फिर से बोलिए 123 231 312, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/2, ये क्या हो गया, कोड 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 का जो भी मान होगा दिया होगा उसको धीरे धीरे यहाँ पे भरेंगे और धीरे धीरे सॉल्व करके इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस पर हम एक सवाल ज़रूर बताएंगे, आप लोग घबराए नहीं, इस पर हम सवाल बताएंगे, ठीक है। और एक बात और बता दें, जब आपके पेपर में बोल दे कि ठीक है संरेख है, ठीक है, क्या है, दिया गया बिंदु क्या है, संरेख है, तब क्या होगा क्षेत्रफल बताइए। संरेख में दोस्तों क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0। तब ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन जब सवाल लगाने को देगा तो आप लोग मुस्कुरा के लगाओगे, डरिएगा मत। क्या करोगे, फार्मूला हमारा वही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 0 भर दीजिएगा, ठीक है, 1/2, और इस 2 को यहाँ जब भेजोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इसके इक्वल टू में क्या होगा, ये वाला मान होगा। लेकिन आप कहोगे कि जब संरेख जब दे दिया तब क्षेत्रफल लगाने की क्या जरूरत है, नहीं नहीं, तब क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, उस टाइम आप लोगों से किसी एक बिंदु का नाम पूछेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे x1 y1 का मान दिया हो, x2 y2 का मान दिया हो, x3 का मान न दिया हो, यहाँ पर लिख दे k,
चाहे ए, चाहे जो भी मान यहाँ पे लिख दे, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब मान भरोगे, जब उसको सॉल्व करोगे तो वो अपने आप वो मान आ जाएगा, समीकरण की सहायता से उसको सॉल्व कर लेंगे, लग जाएगा। लेकिन आइए इन दोनों पे सवाल लगा लेते हैं एक एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 4,2, 3,4, 6,2, ठीक है। ये जो है त्रिभुज के आपस में क्या है, निर्देशांक हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x1, y1, x2, y2, x3 और y3, ठीक है। तब क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। लिखोगे 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे x y माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे 123, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे x y माइनस वाई और यहाँ पे हो जाएगा 231, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x3, ठीक है। और यहाँ पे मान भरोगे 312, ठीक है। तो अब देखिए अगला लेसन है आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। तो ये तो बच्चे को आता है ना, लेकिन यहाँ पर हम जो है आप लोगों को सूत्र जो है रिवीजन कर देते हैं। आप लोग इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, आप लोगों के सूत्र के हिसाब पर ही सवाल आएगा, ठीक है। चलिए अब आइए करते हैं रिवीजन। बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। जवाब हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए ठीक है। अब बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, बोलिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा अब बताइए आयत का विकर्ण क्या होता है, तो जवाब में आएगा रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, अब आइए बढ़ते हैं अगले पर कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये सबको पता है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो। जवाब में हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वर्ग का परिमाप कितना होगा, बोलो। जवाब में हो जाएगा 4 × भुजा। अच्छा अब बताइए वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तब बोलेंगे a मतलब भुजा इंटू रूट में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपके सवाल में यदि भुजा दिया हुआ है तब आप मुस्कुराते हुए क्या करोगे, ऐसे मुस्कुराते हुए क्या करोगे, फार्मूले पे मान भर के ताबड़तोड़ लगा लोगे, ठीक है। लेकिन जब आपके पेपर में सवाल को घुमा देगा, भुजा न दे करके क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है, तब पूछेगा कि परिमाप निकालो, विकर्ण निकालो, तो क्या करोगे, देखो जो मान दिया है, ठीक है, वही वाला सूत्र यूज करना मेरे भाई। उसको जब करोगे उसके बाद उसको जब सॉल्व कर लोगे तब वहाँ पर भुजा का मान निकल आएगा। तब जब भुजा का मान जब निकल आया तब क्या करोगे, ताबड़तोड़ जो है फार्मूले में भर के निकाल लेंगे, ठीक है। यही बात जो है आयत में भी होती है, ठीक है। आयत में यदि क्षेत्रफल का मान दे दिया है, चाहे परिमाप का मान दे दिया है, तब हम परिमाप वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लगा दिए। परिमाप दिया हुआ है और उसमें लंबाई या चौड़ाई में से भी किसी का मान दिया रहेगा, उसको भर करके एक भुजा का मान और निकाल लेना मेरे भाई। उसके बाद जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे जवाब देना, ठीक है। यहाँ पर सवाल लगाने का समय नहीं है, आपका यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन करवाने का समय है, ठीक है मेरे भाई। यदि आप लोगों को इसके बारे में ताबड़तोड़ सवाल पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें छोटे छोटे वीडियो बने होंगे ताबड़तोड़, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला लेसन लिखा हुआ है अवर्गित आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन, ठीक है, एवं निष्कर्ष निकालना। इसको देखो बताएंगे तो टाइम लगेगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जैसे पढ़े होंगे, जिस बुक से पढ़े होंगे, जैसे भी पढ़े होंगे, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं, अंतिम लेसन है जिसको हम लोग कहते हैं समरूप, ठीक है। समरूप है और सर्वांग समता है, इसको हम बताएंगे, ठीक है, अभी बताएंगे ताबड़तोड़ में। अब देखिए यहाँ पर सर्वांगसम के बारे में थोड़ा सा नियम देख लीजिए, ये आपके पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सर्वांगसम का नियम या शर्त यदि पूछता है आप लोगों के पेपर में तो क्या बोलेंगे, भू भू भू, मतलब 2 त्रिभुज होंगे, ठीक है। एक हमने मान लिया ABC मान लिया, ठीक है, और एक मान लिया हमने PQR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के, फिर से सुनिए, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो, मतलब भुजा 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 मतलब हो गया AB बराबर क्या हो मेरे भाई, PQ हो, ठीक है। BC बराबर क्या हो, QR हो, ठीक है। और यहाँ पर AC का मान क्या होगा, बोलिए PR के बराबर होगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए कि यह त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह देखिए ये होता है, ठीक है। यहाँ पे बोलिएगा PQR,
यहाँ पर आप लोग ताबड़तोड़ में जवाब दे लेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है, भुजा 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 मतलब इसकी भुजा इसके बराबर। यदि आप लोगों को लिखने आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, यदि नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, इस प्रकार से चित्र को बना करके वहाँ पे दिखा दीजिएगा कि यदि ए बी बराबर पी क्यू हो, ए सी बराबर क्या हो, पी आर हो, और बी सी बराबर क्या हो, क्यू आर हो, तब हम लोग कहेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, बोलिए सर्वांगसम है। ठीक है, और सर्वांगसम का चिन्ह कैसे लगाओगे बताइए, ऐसे लगाओगे। ठीक है, ऐसे लगा दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है भुजा कोण भुजा मतलब भू को भू मतलब दो भुजा के बीच में एक कोण बराबर होगा। ठीक है, अब इसका फिगर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया पी क्यू आर। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर दो भुजा को बराबर करना है और उसके बीच के कोण को बराबर करना है। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, वन लाइन यहाँ पे खींचिए। अब देखिए बीच में कोण है ना, इसको इसके बराबर कीजिए। ठीक, और एक भुजा इसको बराबर कीजिए। ठीक है, तब क्या होगा, ओ भू को भू, देखो भू को भू मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तब यह त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे मेरे भाई, बोलो सर्वांगसम कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है को भू को मतलब दो कोणों के बीच में एक भुजा बराबर होना चाहिए। इसका फोटो कैसे बनेगा, देखिए चित्र बनेगा, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, आपको बता दें मेरे भाई, यहाँ पे ताबड़तोड़ हो रहा है ना, आप लोगों का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे होगा पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है दो कोणों के बीच में, तब यहाँ पर कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर यदि हो, और कोण सी किसके बराबर है मेरे भाई, आर के बराबर है, और इसकी जो भुजा है आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब बी सी बराबर क्यू आर हो, तब हम कहेंगे को भू को मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके भाई, पी क्यू आर के। ठीक है, अब देखिए चौथा वाला क्या है, समकोण कण भुजा। तब देखिए यहाँ पे लिखिएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर एक और बनाइए पी क्यू आर बनाइए। ठीक है, तब क्या कहेंगे, ये हो गया 90 अंश। ठीक है, समकोण हो गया। अब देखिए कण, यदि कण इसके बराबर हो। ठीक है, और भुजा में दोस्तों चाहे यह बी सी इसके बराबर हो जाए, चाहे ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, कोई एक भुजा बराबर हो जाए, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बोल दिया चलिए बी सी बराबर है। ठीक है, और क्यू आर की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण कण भुजा, समकोण कण भुजा। ठीक है, तब यह क्या कहलाएगा, आपस में क्या है, बोलो सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, एक प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन हो गया, आप इसको एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं समरूप त्रिभुज पर, वह भी आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, उस पर सवाल भी आता है। ठीक है, देखिए आपके पेपर में समरूप पर सवाल आ सकते हैं, तो यहाँ पर ताबड़तोड़ के रिवीजन में आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए यह ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है। ठीक, और यहाँ पर इसके समांतर में कोई रेखा खींच दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया गया कि डी ई है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हिंट बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि चल भाई ये जो है ए डी ई छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला जो है बड़े वाले के क्या है, समरूप है। ठीक है, तब क्या होगा, आप लोग क्या करोगे, देखिए दो सूत्र है, छोटा बटा के छोटा, छोटा बटा के छोटा मतलब ए डी बटा के क्या बोलोगे, डी बी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए डी बटा के डी बी। ठीक, और यहाँ पे बोलोगे ए ई बटा के ई सी, बोलोगे ए ई बटा के ई सी, ये आपका हुआ मेन सूत्र। ठीक है, यदि आपको कोई बोल दे कि ए डी ई समरूप है, ठीक है, समरूप का चिन्ह देखो ऐसे होता है। ठीक है, तब क्या कहोगे, ए डी ई आपस में क्या समरूप है, किसके, ए बी सी के, तब आप बोलोगे छोटा वाला बटा के छोटा वाला, छोटा वाला बटा के छोटा वाला, बस इतना बोलोगे। लेकिन जब आप लोगों को सवाल लगाना होगा तो इसको मत लगाइएगा। ठीक है, आप लगाइएगा ये वाला, देखिए छोटा बटा के बड़ा मतलब ए डी बटा के ए बी। ठीक है, छोटा बटा के बड़ा, ठीक, बराबर में लिखिएगा छोटा बटा के बड़ा, यहाँ पे हो जाएगा ए ई बटा के ए सी। ठीक है, हो जाएगा,
और इसको भी लिखिएगा छोटका बटा के बड़का, मतलब छोटा कौन है, डी है ना, यहाँ हम लिखेंगे डी बटा के बी सी। ये आपका मेन सूत्र है। आपका कोई भी सवाल आएगा ताबड़तोड़ लगा लेंगे। देखिए यदि मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, बोल दिया सवाल में कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, और यहाँ पे मान दिया है 3, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे पूछा है और इसका मान दिया है बोलिए 9 दिया है, तब क्या करेंगे, ओ यह समरूप है ना, तो लिखेंगे यह बटा के यह, मतलब 3/5, और यहाँ पे लिखेंगे x/9, ठीक है। ऐसे करके पक्षांतर करके मान निकालेंगे ताबड़तोड़ में, ठीक है। आप लोगों को भूलना नहीं है। यदि मान लीजिए आप लोगों को सवाल भुलवा कर देता है, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे, आराम से लगाओगे छोटा बटा के बड़ा, छोटा बटा के बड़ा। देखिए सवाल तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में उतना कोई हार्ड नहीं दिया है, नॉर्मल सवाल दिया है, आप लोगों को लगा लोगे, ठीक है। बस इतना बात जानिए कि यदि समरूप त्रिभुज कहेगा तो हम लोग ये चीज़ लगा लेंगे, ठीक है। और भी जो भी बातें होंगी अपने जो है फेयर कॉपी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत बच जाता है, ये क्या कहते हैं उसको, रचना, ठीक है। रचना जो है आप लोग 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 और 120 अंश का जो है लगा लीजिएगा, ठीक है। जरूर लगा के जाइएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आए, ठीक है, लेकिन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आपको बता दें यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं इतने लंबे समय तक पढ़ाता रहा आपको, ठीक है। और मैंने बीच में एक बार भी ये नहीं बोला कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें। आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, आप खुद समझदार हो, ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों को कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सुनिए हम जो है फिर जो है 3rd सेमेस्टर में फिर लेके आएंगे ताबड़तोड़, ठीक है। आपके लिए हम जो है 3rd सेमेस्टर का वीडियो फिर बनाएंगे। पहले आप एग्ज़ाम दे लीजिए और हम फिर पढ़ेंगे ताबड़तोड़, ठीक है।